नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये यूपी ट्रिपल एस सी PYQ रिवीजन सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ की आज ये क्लास नंबर 9 होने वाली है। पहली जो क्लास हुई है क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक, उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट करी है और क्लास 8 से हमारी पॉलिटी स्टार्ट हुई है। तो हम पॉलिटी देखने वाले हैं और यहाँ पर जो है हम टॉपिक वाइज PYQ रिवीजन करते हैं और उनको देखते हैं। तो ये क्लास उन सभी यूपी ट्रिपल एस सी की जितने भी मेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसे लोअर PCS हो गया, या फिर आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, या फिर वन विभाग की जो भर्ती है, या फिर कोई भी BPO हो, VDO हो, पैट 2026 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को अंत तक देखना और अपनी तैयारी को और अच्छे से प्रिपेयर करना। तो करते हैं शुरुआत। हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता। टॉपिक का नाम है नागरिकता। पहला टॉपिक हमारा नागरिकता, तो करते हैं। बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 संबंधित हैं। तो ये आपकी भारत की नागरिकता से संबंधित हैं। किस चीज़ से संबंधित है ये? भारत की नागरिकता। एक सेकंड। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो किस चीज़ से संबंधित है? नागरिकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है आपका आर्टिकल नंबर 11। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत से आए, पाकिस्तान से आए जो सिख समुदाय के जो लोग थे, वो केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं? अपना आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 5 में क्या करा गया है? स्टार्टिंग में ही भाग 2 जो है संविधान का भाग 2, उसका जो पहला ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5, उसी में क्या किया गया है? जो नागरिकता है उसकी परिभाषा को परिभाषित किया गया है। बोलता है भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को क्या विनियमित करता है? भारतीय नागरिक अधिनियम 1955। तो ये जो है भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को क्या करता है? विनियमित करता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव यानी कि मूल, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल थे कभी, के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। तो आर्टिकल 8, ठीक है, कभी भारत के मूल निवासी थे लेकिन अब ये भारत के बाहर दूसरे देश में, विदेश में रहने लगे हैं। तो उनके संबंध में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 8। बोलता है संविधान का अनुच्छेद 6 किस देश से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो ये है आपका पाकिस्तान से। बोलता है 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आए कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक तभी बन सकता था जब उसका जन्म 1947 से पहले भारत में हुआ हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, एक सेकंड दोस्तों, तो करते हैं अपने टॉपिक की फिर से शुरुआत। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा की जाती है? तो आर्टिकल 21 के अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या करता है?
किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। बोलता है अल्पसंख्यकों यानी कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ के हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। बोला भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है। तो हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सारे ऑथेंटिक हैं यानी कि प्रूफ के साथ हैं कि किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये कोई हम अपनी तरफ से बना के नहीं लाए हैं, ये सारे क्वेश्चन PYQ ही हैं। बोलता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को क्या गारंटी दी गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो है गारंटी दी गई है आर्टिकल 23 और 24 के थ्रू। आगे चलते हैं। बोलता है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म से जो रिलेटेड अधिकार है उससे ही संबंधित है, यानी कि 25 से लेकर 28 तक। ठीक है। बोलता है मौलिक अधिकारों के संबंध में सत्य कथन है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो सत्य कथन है वो क्या है कि मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा देश में तब ही मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। ठीक है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तभी होगा। बोलता है भारतीय संविधान में किस याचिका यानी कि रिट जिसको बोलते हैं का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है। तो उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का क्या अर्थ है, सूचित होना या प्रमाणित होना। बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सम्मिलित है, 19 में शामिल है तो वाग और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार यानी कि बोलने का और अपने जो बात है उसको रखने का अधिकार। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है। आगे चलते हैं। बोला है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किससे संबंधित है। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सही बात है, और ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। पूछता है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो उम्र 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। बोला मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो उच्चतम न्यायालय को, ठीक है, यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो है उत्तरदायित्व दिया गया है कि जो संविधान है उसके मौलिक अधिकारों को अच्छे से लागू किया जाए। बोला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल 14। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। तो ये थे आपके मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य थे ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं तो भाग 4 का इसमें क्या करा गया है,
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। बोलता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 10। कितने? 10। आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में प्रेजेंट में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, लेकिन जब ये बना था 1976 में, जब 42वां संशोधन किया गया था, तब हमारे पास 10 थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी 10 ही लगा के आ जाओ आप। किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बोलता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम, जो कि आपका 1976 में किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसकी सिफारिश किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो बोलता है किस संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो ये था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2019 में किया गया था। संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक संरक्षण यानी कि EWS पारित किया गया था? तो ये था आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस वर्ष में संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में, 1951। बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, संविधान में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया से आर्टिकल 368 रिलेटेड है। बोल रहा है कौन सा संविधान संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? एक सेकंड दोस्तों, तो एक बार ध्यान दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन केंद्र राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आर्टिकल 91, सॉरी आर्टिकल नहीं, संशोधन। तो ये हमारा संविधान संशोधन 91 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बोलता है कि किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 का 61 जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें जो उम्र थी 21 से घटा के 18 कर दी गई थी मतदान की आयु। ठीक है, कह रहे संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का जो 52वां संशोधन है वो है दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। कहता है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है अगर कोई नए राज्य का गठन होता है तो। अब हमारा टॉपिक होने वाला है राष्ट्रीय प्रतीक एवं शासकीय भाषाएं, नेशनल एम्बल और एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कह रहा कि राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम, कह रहा कि भारतीय तिरंगे यानी कि जिसको तिरंगा बोलते हैं, ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला। लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 2019 के। वर्ष 1950 में किसे भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो आम को। तो वर्ष 1950 में आम को जो था राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। बोलता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ।
स्थित अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। शासकीय भाषाएं जो यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनसे हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। बोलता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 22 अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूची 22 अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है ये भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है। कहता सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा जिसको बोलते हैं के रूप में घोषित किया गया था। तो सबसे पहले तमिल को। राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शामिल होता है। तो अनुच्छेद 344 के द्वारा राजभाषा आयोग भारतीय संविधान में शासित होता है। बोलता है किस राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबरोक है। तो त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की जो आधिकारिक भाषा है जो उसमें एक कोकबरोक भी है। बोलता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 343 का फर्स्ट 343 का पहला आर्टिकल। ठीक है। बोलता है किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा यानी कि 8वीं अनुसूची की सूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा को 1967 में 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उसमें शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो 2004। और ये था आपका 92वां संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। बोलता है त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी तथा किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बंगाली और कोकबरोक का। ठीक है। तमिलनाडु की आधिकारिक और प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो द्रविड़। किससे है। द्रविड़ परिवार से तमिल भाषा का संबंध है। पूछ रहा है कि किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा यानी कि राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो तमिल को। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो 22 भाषाएं जो हैं सम्मिलित हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो 14। स्टार्टिंग में जो था 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी 8वीं अनुसूची में। अब हमारा टॉपिक होने वाला है आपातकाल और राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन। बोलता है बाह्य तथा आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। एक सेकंड दोस्तों। बोलता है बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। तो ये आर्टिकल आपका 359। एक सेकंड दोस्तों। तो आर्टिकल 359 क्या होता है। बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 352। कह रहा है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति, भारत के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इसकी घोषणा कर सकते हैं। बोलता है भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है।
बोला जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थीं तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में, 1975 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के आधार पर क्या हो सकता है? वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है आपकी यूपी में 10 बार अभी तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं जो कि आज तक लागू नहीं हुआ है इंडिया में एक बार भी, और ये जो आर्टिकल है 360। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। वह आपातकालीन अवधि कितने महीने तक चली थी, यानी कि लागू थी? तो 21 महीने तक। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही लगाया गया था। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं संघीय प्रणाली, संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा केंद्र राज्य संबंध की बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं PYQ उनको हम देखने वाले हैं एक एक करके। कह रहा है कि किस मामले में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो साइबर कानून के। ठीक है, साइबर कानून के मामले में क्या है? अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के संबंध से। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो केंद्र और जो स्थानीय सरकार है उनके बीच में शक्ति का बंटवारा। ठीक है। भारत के संविधान का भाग एक संबंधित है, तो संघ और उसका क्षेत्र। बोलता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स ये इंडिया को घोषित करता है। आर्टिकल 1 कह रहा है कि किस तिथि को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो ये था आपका 9 नवंबर सन 2000। बोलता भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर ये था आपका 1 नवंबर 1956 को। त्रिपुरा को किस वर्ष भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1972 में त्रिपुरा को क्या किया गया था? एक पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाही को मान्यता 7वीं अनुसूची की किस सूची में सम्मिलित है? तो केवल संघ सूची में शामिल है ये। ठीक है, केवल जो यूनियन की जो संघ सूची है उसमें ही शामिल है। आगे चलते हैं। बोलता है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश, जो कि आपका 1956 में बना था। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास होती हैं? तो केंद्र सरकार के पास। बोलता है किस वर्ष में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था? तो 1960 में। तो 1960 में इन दोनों राज्य का गठन किया गया था। सरकारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1983 में। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में
राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो केवल संसद के पास होती है ये शक्ति। संवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने पर क्या स्थिति होती है? तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अगर संवर्ती सूची है, अगर उसमें कोई टॉपिक है, कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है जिस पे कानून बनाने में केंद्र भी अड़ा पड़ा है और राज्य सरकार भी अड़ी पड़ी है, तो उसमें केवल केंद्र सरकार की चलेगी, राज्य सरकार की नहीं चलेगी। ठीक है, केंद्र ही जो होगा उसकी बात मानी जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।